नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया में लाई गई नई शिक्षा नीति की। जी हाँ, ये पूरे 34 साल के बाद आज हमारी शिक्षा नीति में, हमारी शिक्षा की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। 34 सालों से ये बदलाव की जो गतिविधि है वो चल रही थी। इसमें लगभग 2 लाख लोगों से, 2 लाख पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और हमारे देश के शिक्षाविद से सलाह लिया गया है, उनसे मशविरा लिया गया है और उसके बाद आई है ये हमारी नई शिक्षा नीति। और हमें पूरा भरोसा है कि ये शिक्षा नीति हमारे देश के रूप और अनुरूप को बदल कर रख देगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिक्षा ही किसी भी देश के विकास की नींव होती है। तो आइए आज हम भी इस नई शिक्षा नीति को समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या है जो अभी तक क्लियर हो चुके हैं, बहुत सी बातें ऐसी है जो अभी क्लियर होनी बाकी है, उसको हम बीच बीच में अपडेट्स करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्त, जो पहले हमारी शिक्षा नीति थी वो 10+2 पे आधारित थी, परंतु इसे अब 5+3+3+4 यानी शुरुआत का 5 साल, अगेन 3 साल, 3 साल और फिर 4 साल में बांट दिया गया है। क्या है ये 5+3+3+4 पॉलिसी? इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत का 5 साल, जिसमें बच्चे का एज 3 से 7 का होना चाहिए, और ये 5 साल का फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा, जिसमें हमारे होनहार वीरवानों के नींव को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें खेल कूद और एक्टिविटीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इसके लिए NCERT एक नया करिकुलम, एक नया सिलेबस बनाएगी, जिसमें बच्चों को ज़्यादा खेलकूद और एक्टिविटीज़ के माध्यम से चीज़ों को बताने की, समझाने की कोशिश की जाएगी। इस 5 इयर्स में 3 साल जो होगा प्री प्राइमरी का होगा। जी हाँ, 3 साल प्री प्राइमरी का और बाकी का 2 साल फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए होगा। तो इस तरह ये पूरा 5 साल का जो फाउंडेशन स्टेज होगा, इसमें बच्चों की मजबूत नींव का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद 3, जिसमें 3rd, 4th एंड 5th क्लास शामिल किया गया है। ये 3 साल जिसमें अमूमन 8 से 10 साल के बच्चे होंगे, और इसमें बच्चों का परिचय विषयों से कराने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। जी हाँ, क्या है ये विषय और इन विषयों में आप आगे जाकर क्या कर सकते हो? बहुत बड़ा सवाल। इस सवाल के सही उत्तर ना मिलने की वजह से हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने पसंदीदा चीज़ों को ना चुन पाए और गलत डायरेक्शन में जाकर जीवन को ज़बरदस्ती अपने अनचाहे कैरियर की तरफ झोंकना पड़ गया था। तो अब ये खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो अभी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं या जस्ट शुरू किए हैं, क्योंकि उन्हें इन विषयों का बारीक परिचय 3 से 5 क्लास के बीच में ही मिल जाएगा, और उन्हें ये पता चल जाएगा, उन्हें ये समझ आ जाएगी कि हम किस विषय को चूज करके किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इस पीरियड में विद्यार्थियों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला के साथ साथ खेलकूद और अन्य विषयों के बारे में बारीक से जानकारी और परिचय कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है अगेन 3 साल का मिडिल स्टेज, जिसे हम कह सकते हैं 6 to 8, और ये पीरियड बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है अब के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये वो ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के अलावे वोकेशनल कोर्स को चूज करके उस फील्ड में इंटर्नशिप तक के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव। 6 क्लास के बाद बच्चे अपने रुचि के विषय को चूज करते हुए उसमें वोकेशनल कोर्स या इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हैं। इसे ऐसे समझा जाए, जैसे सपोज अगर कोई विद्यार्थी
जिसे आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अपने आसपास या किसी आर्ट कंपनी में स्कूल पीरियड के दौरान ही 6 to 8 क्लास के बीच में ही इंटर्नशिप के लिए स्कूल की तरफ से जा सकता है और वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि अगर 6 to 8 के बीच में अगर वो बच्चा वोकेशनल कोर्स के लिए जाता है, इंटर्नशिप के लिए जाता है, और वहाँ पे अगर उसे अपने ढंग का, अपने चॉइस का और उस फील्ड में, चाहे वो जिस भी फील्ड के लिए जा रहा है, वो सपोज जैसे हमने आर्ट्स का एग्जांपल लिया था, आर्ट्स के लिए किसी कंपनी के साथ वो अटैच होता है, इंटर्नशिप कर रहा है और वहाँ पे उसकी कुछ ऐसी क्वालिटी जिसे हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, अगर उस कंपनी को दिखती है, तो मे बी ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो कंपनी वहीं से उस बच्चे को चूज कर ले, पिक कर ले और आगे का सारा एजुकेशन के साथ साथ उसे प्लेसमेंट भी वहीं से मिल जाए। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा 6 to 8 क्लास का, जिसे हम मिडिल एज कह सकते हैं। अगेन 4 इयर्स का ये अंतिम या हायर एजुकेशन आप कह सकते हैं, जिसे 9 to 12 क्लास के बीच में बांटा गया है, और ये 11 से अप्रॉक्सीमेट 14 साल के एज के लिए बच्चों का होगा। इस पीरियड में विषयों की गहरी समझ को पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जिस विषय को आपने चूज किया है, वहाँ पे उस सब्जेक्ट में विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, लक्ष्य को फिक्स करके उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में मदद किया जाएगा, और ये होगा आपका स्पेशलिस्ट कोर्स। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई भी एक फील्ड चुन करके आप उस विषय में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बदलाव होगा दोस्तों, जो स्ट्रीम सिस्टम। पहले जो स्ट्रीम सिस्टम था, आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस के सब्जेक्ट्स को चूज नहीं कर सकता था, साइंस का विद्यार्थी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को चूज नहीं कर सकता था। इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, ये स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म किया गया है। अब ये नई शिक्षा नीति के बाद आर्ट्स का स्टूडेंट भी अगर फिजिक्स में चॉइस रखता है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है। एक साइंस का स्टूडेंट भी अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है तो हिस्ट्री पढ़ सकता है। इसका फ़ायदा उसे बराबर मिलता रहेगा। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई पढ़ सकता है एक बच्चा। जी हाँ, इस अंग्रेजीकरण जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा था, ज़बरदस्ती लादा जा रहा था, इसे समाप्त किया जा रहा है और आप 5वीं तक बच्चे मातृभाषा में या अपने रीजनल भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। अंग्रेजी ज़रूरी नहीं होगा। नेक्स्ट, अपनी भाषा का इम्पोर्टेंस, अपनी भाषा का महत्व हम सब जानते हैं दोस्तों। आज एग्जाम्पल रसिया, चाइना, जापान, जिन्होंने अपनी भाषा को ही महत्व दिया अपने देश में, आज वो बहुत हद तक आगे हैं, हमसे विकसित हैं। तो यहाँ भी अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की एक कोशिश की गई है इस नई शिक्षा नीति में, जिसका असर हमें कुछ समय के बाद ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 क्लास से कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बच्चों का सॉफ्टवेयर में रुझान बढ़ाया जाएगा, ज्ञान बढ़ाया जाएगा, नॉलेज बढ़ाया जाएगा। चाइना, जापान की पढ़ाई के तर्ज पर बहुत कम उम्र से ही बच्चों को कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान दिया जाएगा। इससे बच्चों के अंदर सॉफ्टवेयर नॉलेज को लेकर के जिज्ञासा और रुचि बढ़ेगी और वो कम उम्र में ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग आदि का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 9th से लेकर 12th के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सुकून भरा इन्फॉर्मेशन होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। 9th से लेकर 12th तक के जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर के आधार पे होंगे, साल में 2 एग्ज़ाम होंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलेगा, जो स्टूडेंट्स ये सोचकर पढ़ाई करते थे पूरे साल मटरगश्ती करेंगे और लास्ट के 2 महीने की तैयारी के मेहनत के बल पे हम अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे और कुछ हद तक वो सफल भी होते थे,
परंतु ज्ञान अधूरा रहता था, वो भरपूर ज्ञान नहीं ले पाते थे। वो सिर्फ रट करके, कुछ महीने की मेहनत के द्वारा रट्टा मार करके परीक्षा देकर मार्क्स लेकर आ जाते थे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता था, फ़ायदा नहीं मिल पाता था। अब उस सिस्टम को ख़त्म किया गया है। सेमेस्टर के आधार पर साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा और दोनों एग्ज़ाम के अंकों को जोड़कर फाइनल का मार्कशीट रेडी किया जाएगा। तो अब बच्चों को सालों भर मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई का एक्चुअल नॉलेज, पढ़ाई का एक्चुअल ज्ञान उनको लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलता हूँ कि अब बोर्ड का रिजल्ट उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। जी हाँ, इसे थोड़ा सा क्लियर करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले बोर्ड का रिजल्ट पे ही बच्चे की आगे की पढ़ाई डिपेंड करती थी। आगे का एडमिशन कॉलेज में, किस कॉलेज में वो एडमिशन ले सकता है, इसका पूरा श्रेय उसके बोर्ड के रिजल्ट पे रहता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा जो कॉलेजों में अब एडमिशन होगा, उसमें बोर्ड के मार्क्स के साथ साथ कैट के एग्ज़ाम दोनों को जोड़ने के बाद ये डिसाइड होगा कि बच्चा एडमिशन लेने लायक है या नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि अब बच्चा अगर किसी कारणवश, किसी मजबूरी या किसी परिस्थितियों के वश में बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं लेकर आ पाया, परंतु अगर रियल में उसके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, तो वो कैट के एग्ज़ाम के बल पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड की परीक्षा को आसान करने की कोशिश की गई है इस नई शिक्षा नीति में। यहाँ बोर्ड की परीक्षा को आसान करने के साथ साथ भाषा की भी आज़ादी रहेगी। स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस नई शिक्षा नीति में रटने की ज़रूरत को घटाकर समझने की शक्ति पर बल दिया गया है। रटंत विद्या अब काम नहीं आएगी। अब आपको विषय का अच्छे से समझ बढ़ाना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। रिपोर्ट कार्ड को 360 एंगल पे सेट किया गया है। 360 कहने का मतलब ये है कि अब सिर्फ टीचर पे आपका रिपोर्ट कार्ड डिपेंड नहीं होगा। आप खुद को एसेस करेंगे, सेल्फ असेसमेंट, खुद का मार्किंग प्लस आपके टीचर का मार्किंग, और सबसे बड़ी बात आपके क्लासमेट की मार्किंग भी शामिल होगी। और इन तीनों मार्किंग के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड रेडी किया जाएगा। स्वयं के मार्किंग, टीचर के मार्किंग और आपके क्लासमेट की मार्किंग के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड रेडी किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव। ये हो गए स्कूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थे दोस्तों। अब हम आते हैं कॉलेज की पढ़ाई के बारे में। कॉलेज की पढ़ाई के बारे में सबसे बढ़िया जो डिसीजन लिया गया है हमारी नई शिक्षा नीति में, वो है अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन कैट के द्वारा ही होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर। ग्रेजुएशन के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी। जी हाँ, इसमें अगर पहले अभी के जो पॉलिसी के हिसाब से अगर 1 या 2 साल की पढ़ाई के बाद किसी भी परिस्थिति की वजह से अगर हमें पढ़ाई छोड़ना पड़ता था या हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, तो अब वो हमारा समय बर्बाद हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अगर 1 साल के बाद हमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है तो हमें सर्टिफिकेट, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के बाद हमने पढ़ाई छोड़ती है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 इयर्स के बाद अगर हमने ग्रेजुएशन को छोड़ दिया तो बैचलर डिग्री मिलेगा। और अगर 4 इयर्स कंप्लीट कर लिया हमने तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है विद्यार्थियों को कि उनके समय, उनका पैसा, उनका धन बर्बाद नहीं जाएगा अगर उन्होंने 1 साल भी कर लिया है ग्रेजुएशन का तो। नेक्स्ट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों को। ज़्यादा कोर्स एक साथ इसमें कर सकते हैं। अगर एक साथ मैंने 3-3 कोर्स चूज किया है,
कर रहा हूँ मैं, तो सारे कोर्स का जो क्रेडिट होगा वो मेरे एक डिजिटल लॉकर में जमा होते जाएगा, वो सारे मार्क्स जमा होते जाएंगे। और अगर किसी कारणवश कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए मैंने पढ़ाई गैप किया, तो रिटर्न के बाद वो सारे क्रेडिट मुझे फाइनल के समय फ़ायदे के रूप में मिल सकता है। वो क्रेडिट मेरे काम आ सकता है, मुझे दोबारा पढ़ाई की शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में नई शिक्षा नीति में देखा जा रहा है। कुछ और पॉइंट्स, इसमें संस्कृत को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ को भी बहुत बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि अभी का जो पढ़ाई सिस्टम था उसमें साइंस, इंजीनियरिंग आदि को ही बहुत तवज्जो दिया जा रहा था, जिसके वजह से बच्चे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या संस्कृत में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, रुचि या इंटरेस्ट रहने के बावजूद। तो अब ऐसा नहीं होगा, इन सब्जेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है संगीत, कला, साहित्य, खेलकूद आदि हर एक कॉलेज में मिलेगा, इसकी फैसिलिटी हर एक कॉलेज में दी जाएगी। और सबसे बड़ा बदलाव, फ़ी को लेकर हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सारे चिंतित रहते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि सारे कॉलेज के लिए, जी हाँ, इंडिया के हर एक कॉलेज के लिए एक निश्चित फ़ी फिक्स किया जाएगा और उसी के दायरे में सारे कॉलेज को अपना फ़ी स्ट्रक्चर सीमित रखना होगा, निश्चित रखना होगा। तो ये सारे बदलाव हमारी शिक्षा नीति में जो अभी तक क्लियर हो पाए हैं, और जैसे ही इसके अपडेट्स आते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और अपने जानने वालों के बीच इस अपने प्यारे से चैनल को शेयर ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ताकि उन्हें हमारा अपडेट्स मिलता रहे और आप तक हमारी अपडेट्स पहुंचती रहे। बस इसी बात के साथ धन्यवाद, सत श्री अकाल।